ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ अपने माइस्क्ल वगैरह का इंट्रोडक्शन देखा था, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था, क्या होता है, किस टाइप के डेटाबेस होते हैं, आरडीबीएस होता है, डीबीएमएस होता है, इसके अलावा डेटाबेस का क्या काम होता है। ठीक है, डेटाबेस की डेफिनेशन वगैरह देखी थी, और कुछ हमने ओवरव्यू लिया था माइस्क्ल, उसके अलावा कुछ की फीचर्स देखे थे माइस्क्ल के, कौन कौन सी लैंग्वेज बनाया गया है, और पासवर्ड इंक्रिप्ट वाली फंक्शनलिटीज होती है, सारी चीजें हमने देखी थी। आज बात करेंगे अब, क्योंकि अब डेटाबेस में बनाना है, टेबल्स वगैरह इसमें क्रिएट करना है, आपको क्या पता है कि डेटाबेस क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के पे काम करने सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन पे। अच्छा, यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले आप लोगों के पास कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है? नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली मतलब क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन का किसी भी चीज का अगर आप लोग नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, नाम असाइन कर रहे हैं, उसको कुछ रूल्स आप लोगों को बता दिए जाते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, किसी भी चीज का नाम असाइन करना है। अब याद करें, हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तो वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स थे, किन की चीजों का ध्यान रखना पड़ता था हमें, कि सबसे पहली चीज के नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, हमारे वेरिएबल्स का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी चीज क्या थी कि वेरिएबल्स के नाम में कभी भी हम स्पेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं माय वेरिएबल के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, तो माय में और वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, और हाइफन भी नहीं आएगा। हाइफन क्या होता है, जो माइनस का साइन होता है वो भी हम वेरिएबल के नाम में नहीं लगा सकते, ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर वहां पर यूज कर सकते। ठीक है, अगर हमें कोई सेपरेट शो करवाना है उसको, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन यही बोला जाता है बेसिकली कि कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं किसी भी चीज को, नाम को स्पेसिफाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या रहे, पहला पॉइंट देखें कि while naming a database and its component such as tables, columns and so forth, you will have to follow certain rules। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर आप जब भी किसी भी डेटाबेस को या उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, उसके टेबल्स आ सकते हैं, उसके इंडेक्सेस आ सकते हैं, उनके एलियासेस आ सकते हैं, और कॉलम के नाम आ सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस के कंपोनेंट्स पे सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि अगर जब भी आप डेटाबेस का नाम रख रहे हो या डेटाबेस के कंपोनेंट्स का नाम रखने जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट देखें, यू कैन यूज एनी अल्फाबेट ए टू जेड, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, और डिजिट 0 to 9 इन द नेम। इस बात का क्या मतलब हुआ, कि जब भी हम अपने डेटाबेस का नाम रखने जा रहे हो, या उसके कंपोनेंट जैसे कि टेबल्स, कॉलम के नाम, इंडेक्सेस, एलियासेस, ठीक है, इनका जब भी हम नाम रखने जा रहे हो, तो क्या कर सकते हैं, हम अपर केस कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, लोअर केस कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट भी यूज कर सकते हैं। अब 0 to 9 डिजिट का मतलब ये नहीं होता कि 0 से लेकर जो 9 तक नंबर हमारे पास आ रहे हैं वही, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 7 8 9, ये नहीं। इसके अलावा आप इसके भी एक्शन, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी काउंटिंग होती है इन्हीं सारे नंबर्स को मिलाकर ही बनाई जाती है, 0 to 9 ही डिजिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम डेटाबेस के नाम में और उसके कंपोनेंट्स के नाम में अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट, और इसके अलावा हम डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो रूल ये हो गया हमारे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोअर केस यूज करें या अपर केस यूज करें या डिजिट यूज नहीं कर सकते। लोअर केस अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, अपर केस अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नंबर भी यूज कर सकते हैं, मतलब डिजिट भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या पॉइंट कह रहे हैं कि अ नेम कैन स्टार्ट विद द डिजिट बट कैन नॉट कंटेन ओनली डिजिट। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? ये जो हमारे डेटाबेस का नाम है या उसके कंपोनेंट्स का नाम है, वो नंबर से तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ नंबर हो, बिल्कुल हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। गुड, ठीक है, मतलब इस बात का क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी डेटाबेस बना रहा हूँ या कोई भी टेबल बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अल्फा न्यूमेरिक रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डेटाबेस का नाम रख दिया 1 2 3 4 5, मतलब सिर्फ नंबर दोगे, तो ये हमारे पास क्या है, रूल्स के हमारे पास, नेमिंग कन्वेंशन के हमारे पास खिलाफ है, तो ये हम नहीं कर सकते कि नंबर से तो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल के क्या था कि हमारे पास जो वेरिएबल का नाम होगा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन एंड में नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी नंबर से अपने डेटाबेस का नाम स्टार्ट कर सकते हो, कंपोनेंट का नाम नंबर से स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर होंगे, ये हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन के रूल के खिलाफ है बात। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक लाजमी होना चाहिए, अब नंबर स्टार्टिंग में हो या एंड में हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कैरेक्टर या अल्फाबेट बीच में लाजमी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास नुकसान क्या होगा कि डेटाबेस का, क्योंकि हम नाम अगर नंबर से रखते हैं तो हमें उसको डिफरेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि क्या करूं, मैं आप लोगों को आपके नाम से कॉल नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप लोगों की स्टूडेंट आईडी से मैं आपको कॉल करवाना शुरू कर दूं, तो मेरे लिए काफी मुश्किल होगी कि मैं हर एक स्टूडेंट को उसकी स्टूडेंट आईडी से कॉल करवा रहा हूँ, उसकी स्टूडेंट आईडी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं कॉल्स को क्या कर रहा हूँ, उसको कॉल भी कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी से, मैं जो भी मतलब उसको काम आसान कर रहा हूँ उसकी स्टूडेंट आईडी से कर रहा हूँ, तो ये बात मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
मेरे लिए आसानी क्या होगी, मैं उसका नाम कॉल करूँ, और मुझे हर एक स्टूडेंट आईडी याद रखना काफी मुश्किल हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके नाम से कॉल करवा सकता हूँ। तो हमारे जो MySQL उसको भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप उसको डेटाबेस को नंबर से कॉल करवाने में, मतलब डिफरेंशिएट करने में उसको क्या होगा, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी डेटाबेस को अगर नंबर से वो कॉल करवाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या करे कि यू कैन नॉट यूज डॉट फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश विद इन द नेम बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सेपरेटर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम जब भी डेटाबेस का नाम बता रहे हो या उसके कंपोनेंट्स का नाम रख रहे हो, तो हम उसके नाम में कभी भी डॉट यूज नहीं करेंगे, कभी भी फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं करेंगे, कभी भी बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो तीनों हमारे पास ऑपरेटर है ना, मतलब ये तीनों सिंबल है ना, वो MySQL में हमारे पास एक सेपरेटर के तौर पे काम करते हैं। मतलब सेपरेट करने के लिए चीजों, जैसे जावास्क्रिप्ट में प्लस का साइन क्या कर रहा था, कॉन्केटेनेशन के लिए यूज किया जा रहा था, बिल्कुल वहां पर वो क्या कर रहा था, यहाँ पर भी हमारे पास सेपरेटर है, वो हमारे पास डॉट से भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से भी कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लैश से भी कर सकते हैं। इसलिए कभी गलती से भी अपने डेटाबेस के नाम में और उसके कंपोनेंट्स के नाम में कभी भी डॉट, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और इसके अलावा हम स्पेस वगैरह भी इसमें ऐड नहीं कर सकते, डेटाबेस के नाम में, टेबल के नाम में भी आपने स्पेस ऐड नहीं करनी। ठीक है, स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है कि लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, लेंथ ऑफ नेम का क्या मतलब है? अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या करके, MySQL रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द नेम ऑफ द डेटाबेस, टेबल और कॉलम। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि MySQL ने हमें क्या कर दिया, जो हमारे पास कंपोनेंट्स के डेटाबेस और उसके कंपोनेंट्स के नाम रखते हैं ना हमें, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। मतलब हम ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कैरेक्टर्स पर हम सारा क्या करें, अनलिमिटेड अल्फाबेट्स और डिजिट्स को यूज करके क्या करें, अपने डेटाबेस का नाम और अपने कंपोनेंट्स का नाम वहां पर डिफाइन करते नहीं। उसकी लिमिट क्या है बेसिकली, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इट कैन हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 64 कैरेक्टर्स। मतलब हम मैक्सिमम डेटाबेस के नाम और हमारे टेबल्स के नाम, हमारे कॉलम के नाम, इंडेक्सेस के नाम, एलियासेस के नाम जो रखेंगे वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स तक जा सकते, इससे ज्यादा हम नहीं रखते। ठीक है, लिमिट है बेसिकली उसकी। फिर आखिरी पॉइंट क्या कह रहे हैं कि MySQL अलाउज एलियास नेम्स टू बी 256 कैरेक्टर्स इन लेंथ। अच्छा, जो एलियास वगैरह के नाम रखे ना, वो 256 कैरेक्टर्स तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, ये जा सकता है। अब ये एलियास क्या होता है हमारे पास? ठीक है, अब एलियास बेसिकली होता क्या है, डेटाबेस में अगर एलियास का वर्ड जब भी आप यूज करें ना, तो इसका मतलब होता है कोई भी टेम्परेरी नाम। अब चाहे वो टेम्परेरी नाम हमारे टेबल का हो, या हमारे कॉलम का हो, या इंडेक्सेस का हो, या निकनेम बेसिकली कह लें। अगर हमें अपने किसी भी टेबल का, हमें किसी भी अपने कॉलम का कोई निकनेम रखना है या कोई टेम्परेरी नाम रखना है, तो बेसिकली इसको MySQL या डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है एलियासेस। ठीक है, अब इसकी मिसाल ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक 3 टेबल्स बना दिए, एक टेबल का मैंने नाम रखा स्टूडेंट्स, एक टेबल का नाम मैंने रखा यहाँ पर टीचर्स, और एक टेबल का नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इन तीनों टेबल्स को, स्टूडेंट, टीचर और एम्प्लॉय के जो मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं, इनको कोई निकनेम देना चाह रहा हूँ, उनको मैं कोई एलियास नेम दे दूं। मैंने फॉर एग्जांपल इन तीनों के नाम रख दिए टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी। तो मैंने जो तीनों टेबल के नाम रखे हैं, टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी, तो इन तीनों का क्या कहलाएगा, इलियास कहलाएगा। ठीक है, तो निकनेम रख दिए, या कोई ऑल्टरनेट नाम भी कह सकते हैं, या कोई टेम्परेरी नाम रख दिया। ठीक है, ताकि यूजर को समझने में आसानी हो थोड़ी। ठीक है, बेसिकली टेबल के जो कॉलम है, टेबल का नाम है, उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है केस सेंसिटिव कन्वेंशन। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? अच्छा, केस सेंसिटिव कन्वेंशन से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए केस सेंसिटिव क्या होता है। क्या होता है केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव का बेसिकली मतलब होता क्या है कि अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि केस सेंसिटिव क्या होता है, तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं, या केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है जिसमें हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट दोनों अलग अलग कंसीडर होते हैं। क्या मतलब इस बात का कि अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो अगर मैं वेरिएबल कैपिटल ए के नाम से एक बनाता हूँ और एक वेरिएबल स्मॉल ए के नाम से बनाता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। दोनों का मतलब अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब कैपिटल अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट हमारे पास अलग अलग कंसीडर होते हैं, ऐसे उसको बोला जाता है केस सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो नेमिंग कन्वेंशन होगी MySQL में डेटाबेस की और उसके कंपोनेंट्स की, मतलब कि टेबल एलियासेस की जो नेमिंग कन्वेंशन होगी, क्या वो हमारे पास केस सेंसिटिव होगी? मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस बना रहा हूँ डेटाबेस ए के नाम से, और एक और डेटाबेस बनाऊं डेटाबेस बी के नाम से, तो क्या वो दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे या दोनों एक ही कंसीडर होंगे? तो इस पर बात करते हैं थोड़ी। तो हमारे पास यही कह रहे हैं कि जो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, केस सेंसिटिविटी ऑफ डेटाबेस टेबल्स एंड ट्रिगर्स नेम्स डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर उसने देखे क्या बात बोली है कि हमारे पास जो डेटाबेस के नाम की, जो टेबल के नाम की या उसके कंपोनेंट्स की जो
हमारे पास केस सेंसिटिविटी है ना, वो डिपेंड करती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर कैसे डिपेंड हो रही है वो हमारे पास उस डेटाबेस की केस सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में हमारे पास यही लिखा हुआ है कि इफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज केस सेंसिटिव देन द नेम ऑफ द डेटाबेस टेबल एंड ट्रिगर आर आल्सो केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कि हमारे पास केस सेंसिटिव है, तो अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप लोग MySQL यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके जो नाम होंगे रखे जाएंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप लोग MySQL यूज कर रहे हैं जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो हमारे पास क्या होंगे, उस MySQL में जो डेटाबेस के हम नाम रख रहे हैं, जो टेबल के नाम रख रहे हैं, वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, केस इनसेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव का ऑपोजिट होता है इनसेंसिटिव। ठीक है, तो जहां पर देखें थर्ड पॉइंट में यही इसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट केस सेंसिटिव सो द कंपोनेंट्स नेम इन डेटाबेस इज इनसेंसिटिव अनलाइक लिनक्स एंड यूनिक्स। इस बात का क्या मतलब होगा कि जैसे हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो MySQL यूज कर रहे हैं ना, और जो MySQL में हम डेटाबेस बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उसके जो नाम असाइन करेंगे वो भी केस सेंसिटिव नहीं होंगे। और यहाँ पर एंड में एक बात लिखी है, अनलाइक लिनक्स एंड यूनिक्स। अब इस बात से हमें ये तो समझ आया कि हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो केस सेंसिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिनक्स है और यूनिक्स है वो हमारे पास क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। सॉरी, विंडोज क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है, और लिनक्स और वो क्या होता है हमारे पास, यूनिक्स, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि जो अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में MySQL यूज कर रहे हैं, उसमें जो जितने भी हम डेटाबेस बना रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके और उसके कंपोनेंट्स के जो नाम रखते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सारे केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कुछ हमारे पास की थी नेमिंग कन्वेंशन और केस सेंसिटिव नेमिंग कन्वेंशन थी। जब भी आप लोग अब डेटाबेस से उसके कंपोनेंट बना रहे हैं तो आपने इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी नाम को, इसी नेमिंग कन्वेंशन को यूज करके, सेंसिटिविटी को यूज करके आपने क्या करना है, डेटाबेस के नाम और उनके कंपोनेंट्स के नाम आपने असाइन करने हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग MySQL डेटाबेस। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम MySQL के जो डेटाबेस बनाएंगे उसकी क्यूरी क्या होगी। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस यूआई के थ्रू बना सकते हैं, डिजाइनर के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि कमांड के थ्रू, क्यूरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। हम जो यहाँ पर काम परफॉर्म करेंगे वो क्यूरीज के थ्रू करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका यही है कि हमारे पास क्या होगा, जितना भी काम हो क्यूरी बेस आप लोग करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्रिएट MySQL डेटाबेस। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक क्यूरी लिखी है, क्रिएट डेटाबेस, और हमारे पास डेटाबेस का नाम। अब देखिए जो क्रिएट और डेटाबेस है ना, वो हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, किसी भी लैंग्वेज के अगर कीवर्ड्स की मैं बात करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ। कीवर्ड्स का देखिए बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज ने अपने लिए कुछ वर्ड्स अपने पास रिजर्व कर लिए होते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करवाने। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स अपने पास रिजर्व कर लिए होते हैं कोई भी टास्क को उस लैंग्वेज में परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अगर वेर के कीवर्ड की बात करते थे, तो जो वेर का कीवर्ड अपने पास उसने रिजर्व कर लिया था, वो जो वेर का कीवर्ड मैंने वो यूजर ने खुद बनाया था, जावास्क्रिप्ट में पहले से बनाया था, हमने जब उसको क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने जब उसको बनाया कीवर्ड को, मैंने जैसे क्या बोला कि उसने पास जो वेर का कीवर्ड था वो अपने पास रिजर्व कर लिया, और उसका रिजर्व जो वेर का कीवर्ड था उसके पास उसका टास्क क्या था, कि वो एक वेरिएबल को क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड्स का मतलब होता है वो होता है हमारे पास रिजर्व वर्ड। किसी भी लैंग्वेज ने अपने पास कुछ वर्ड्स रिजर्व कर लिए होते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे वर्ड जो कि किसी भी लैंग्वेज ने अपने पास रिजर्व कर लिए हो कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। अब यहाँ पर देखें क्रिएट और डेटाबेस, ये दोनों हमारे पास क्या है, MySQL के अपने कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएट का कीवर्ड है, इससे हमारे MySQL को क्या पता चलेगा कि कुछ क्रिएट होने जा रहा है। फिर मैंने स्पेस देकर क्या बता दिया कि मैं क्रिएट करने क्या जा रहा हूँ, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस भी हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, और स्पेस देके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस का नाम। अब ये वाला जो नाम होगा ना वो कीवर्ड में नहीं होगा, वो यूजर खुद असाइन करेगा। तो MySQL को क्या करेगा, खुद से बताएगा कि डेटाबेस का नाम क्या होने जा रहा है। और डेटाबेस का नाम किस तरह से रखना है, हमें प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा है कि कभी भी हमारे पास पूरा डिजिट से नहीं हो सकता, डॉट नहीं हो सकता, फॉरवर्ड स्लैश नहीं हो सकता, बैकवर्ड स्लैश नहीं हो सकता, और उसमें स्पेस नहीं हो सकता। अंडरस्कोर हो सकता है, स्पेस हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। नंबर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से एंड हो सकता है, लेकिन टोटली नंबर पर वो स्पेस नहीं करेगा। ठीक है, अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर देखिए क्रिएट डेटाबेस का वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया,
कीवर्ड है। और उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मैंने नाम रखा है ऑफिस, जो कि हमारे पास टोटली अपर केस। फिर देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ, ऑफिस मैंने क्या किया हुआ है, उसको लोअर केस में लिखा हुआ है। फिर मैंने किया हुआ है ऑफिस 1 2 3, देखिए इसमें एंड में आ गया, एंड में क्या आ गया, डिजिट्स आ गए। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 ऑफिस हो गया, मतलब इसका क्या हुआ कि स्टार्टिंग में भी नंबर हो सकता है और एंड में भी नंबर हो सकता है। और लास्ट देखिए मैंने क्या किया है, db_office। तो जो db का देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो बेसिकली ये कहलाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहलाते हैं बेसिकली पहचान, पहचान कह सकते हैं। यहाँ पर डीबी का क्या मतलब हुआ, डेटाबेस हुआ, ठीक है। अगर टेबल बनाऊंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, टीबीएल। अच्छा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का आसानी होगी, ठीक है। अब मेरी आदत ये कि मैं क्या करता हूँ, जब भी डेटाबेस बनाता हूँ तो db_ के नाम से बनाता हूँ, और जब भी टेबल बनाता हूँ तो tbl_ उसके आगे टेबल का नाम में। आप लोग स्टार्टिंग में भी ये कर सकते हैं, मतलब मैं db_office भी कर सकता हूँ, office_db भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसके आगे नंबर वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी इसके प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आकर डेटाबेस हमें एक क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MySQL पे जाना है, मतलब PHP MyAdmin में जाना है, तो मुझे क्या अपना रन करना पड़ेगा, अपाची सर्वर। अपाची सर्वर अपना मुझे रन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, अपने जैम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा जैम कंट्रोल पैनल आ गया मेरे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये विंडो आ चुकी है। अब मैं मुझे क्या करना है, अपने अपाची सर्वर को और अपने MySQL दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, स्टार्ट कर। ठीक है, तो दोनों मेरे पास यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, इसका क्या मतलब है कि मेरा अपाची सर्वर एक्टिव हो चुका है और MySQL मेरा एक्टिव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट और PHP MyAdmin। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लोकल होस्ट PHP MyAdmin लिख के मैं क्या कर दिया, यहाँ पर आकर अपने नेविगेट करके अपने PHP MyAdmin वाले डैशबोर्ड पर। एक तो ये तरीका था कि मैं क्या करूँ कि सिंपल लोकल होस्ट और स्लैश लिख के PHP MyAdmin लिखूँ, तो मैं अपने PHP MyAdmin वाली विंडो पर आ जाऊंगा। दूसरा तरीका मेरे पास क्या था कि मैं यहाँ पर MySQL की मुझे जाना है ना, उस पे PHP MyAdmin वाले उस पे डैशबोर्ड पे, तो मैं यहाँ से एडमिन पे क्लिक कर दूंगा। तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या था, इस तरह से ओपन करने का। अगर दोनों तरीके से ओपन नहीं रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना पोर्ट नंबर साथ में लिख सकते हैं। पोर्ट नंबर शो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। 80 मेरे पास जो नंबर है वो मेरे पास पोर्ट नंबर है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर अगर लिखूँ लोकल होस्ट कॉलन और यहाँ पर मैं लिखा 80 और स्लैश डाल के मैंने कर दिया PHP MyAdmin। ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, मेरे पास जो PHP MyAdmin का जो डैशबोर्ड है वो भी मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पूरा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड पर आप लोग देख रहे हैं, ये सारे मेरे पास डेटाबेस पहले से यहाँ पर बने बनाए हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने बनाए हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सारे डेटाबेस की लिस्ट आ रही है। अभी इस MySQL वाले उस पे मेरे पास ये सारे डेटाबेसेस को बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि हम जितना भी काम करेंगे वो सारा क्यूरी बेस करेंगे। तो मुझे क्या करना है, क्यूरी क्या लिखनी है अपनी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्यूरी बताई है, ये वाली, ये वाली मुझे अपनी क्यूरी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस का कीवर्ड, उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम। तो मैं आ जाता हूँ अपने वापस अपने एडमिन पैनल पर, और यहाँ पर अगर मुझे आना है, मुझे क्यूरी लिखनी है ना, तो मुझे अपना आना पड़ेगा SQL पे। मैंने यहाँ पर अगर SQL पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई, एक बेसिकली एडिटर आ गया, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बेसिकली बोला जाता है क्यूरी विंडो या क्यूरी बॉक्स कह लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने आगे क्या लिखनी है, क्यूरी। सबसे पहले तो क्रिएट का कीवर्ड और डेटाबेस का कीवर्ड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर लिखा क्रिएट, तो देखिए मेरे पास सजेशन आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है। जैसे मैंने इसको क्रिएट को सेलेक्ट किया तो क्रिएट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं कैपिटल में लिखूँ स्मॉल में लिखूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बाय डिफॉल्ट सजेशन से अगर आप लोग वो करेंगे ना, या इंटेलिजेंस से अगर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो अपर केस स्टार होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा क्रिएट, तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे क्रिएट करना क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा डेटाबेस का कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पर डेटाबेसेस और डेटाबेस दोनों अलग अलग है, तो डेटाबेसेस नहीं लिखना, क्रिएट डेटाबेस नहीं बल्कि क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस भी हमारे पास यूज होने वाला कीवर्ड है, लेकिन कहाँ यूज करना है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने आकर लिखा क्रिएट डेटाबेस, यहाँ तक तो मैंने आकर लिख दिया अपने दोनों कीवर्ड। अब मुझे स्पेस देना है और लिखना है मुझे अपने डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ कि ऑफिस के नाम से मैं डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ, तो पहले से मेरे पास मौजूद तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये खुद से एरर मुझे दे देगा। अगर मैं कोई ऐसा डेटाबेस बना दूं जो कि मेरे पास पहले से उस नाम का एग्जिस्ट करता है, तो मुझे फौरन एरर दे देगा कि इस नाम से ऑलरेडी एक डेटाबेस बन चुका है, आपको किसी और नाम से बनाना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस के नाम से बना रहा हूँ डेटाबेस। मैंने यहाँ पर आकर लिखा क्रिएट डेटाबेस और इसमें देखिए अपने डेटाबेस का नाम दे दिया ऑफिस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस क्यूरी को रन करना है। अब जब याद करें गिट पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, क्यूरी लिखने के बाद या कमांड लिखने के बाद एंटर की प्रेस कर देते तो मेरी क्यूरी रन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक गो का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर गो पे क्लिक कर दें। तो देखिए जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास ये जो क्यूरी थी यहाँ पर सक्सेसफुल रन हो चुकी है, मतलब ग्रीन से शो करवा रहा है। अगर रेड से शो करवाएगा इसका मतलब समझ लें कि आपने कहीं क्यूरी में गड़बड़ की है, कहीं एरर वो दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का मैसेज आप लोगों के पास आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि आपकी जो क्यूरी थी वो सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे देख के बताएं कि मेरे पास क्या डेटाबेस आ गया ऑफिस के नाम का। यहाँ पर देखें ऑफिस के नाम का डेटाबेस यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, शो क्यूरी बॉक्स। मैं दोबारा अपने क्यूरी बॉक्स पर जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्यूरी लिख के इस क्यूरी को मैं हटाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक और क्यूरी लिखता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जितने भी डेटाबेस मेरे पास बने हुए ना उन सबको मैं देखना चाह रहा हूँ। एक तो ये तरीके कि मैं यहाँ से देख लूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर देखना चाह रहा हूँ क्यूरी लिखकर, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड यूज होती है, शो डेटाबेसेस। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर अपने, अच्छा यहाँ पर मैं या तो गो पे क्लिक कर दूं या तो मैं आकर कंट्रोल एंटर प्रेस कर। तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर की शॉर्ट किया गो करने के लिए, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देखिए नीचे मेरे पास वो सारे डेटाबेसेस आ गए जो यहाँ पर क्रिएट हुए थे। देखिए बिल्कुल वही डेटाबेस है, एडमिन 2 यहाँ पर मेरे पास आ गया, और ई कॉमर्स और मेरा जो डेटाबेस है ऑफिस वो भी देखे मेरे पास यहाँ पर वो आ चुका है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस के नाम की कमांड लिखकर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। ये तो मैंने बनाया था सिंपल अल्फाबेट को यूज करके। अब क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं, उसके नाम में अल्फा न्यूमेरिक आना चाहिए। मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर दोबारा लिखा क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ABC123। मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा ABC123। उससे पहले क्या करता हूँ, अगर मैं ऑफिस के नाम से एक और डेटाबेस बना दूं और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें एरर आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखिए क्या है, कांट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हो कि पहले से आप ऑफिस के नाम का डेटाबेस बना चुके, आपको किसी और नाम से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ABC123 के नाम से ही बना देता हूँ। ABC123 के नाम से मैंने यहाँ पर आकर डेटाबेस बनाया और जैसे यहाँ पर कंट्रोल एंटर की प्रेस करता हूँ या गो पे आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, ABC123 के नाम का डेटाबेस यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप लोगों के पास डेटाबेस नहीं है क्रिएट करने पर भी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके अपने उसको रिफ्रेश कर सकते हैं पूरी विंडो को। ठीक है, विंडो रिफ्रेश होने के बाद हो सकता है फिर आपके पास डेटाबेस आ जाए, और अगर नहीं आता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो शो होना शुरू हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, इसको मैं दोबारा से हटाता हूँ क्रिएट डेटाबेस वाली क्यूरी को। अच्छा जब मैं क्यूरी को रन करता हूँ ना तो मेरे पास ये जो क्यूरी बॉक्स है ना वो हाइड हो जाता है, मुझे फिर शो क्यूरी बॉक्स पर क्लिक करके लेकर आना पड़ता है। मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं क्यूरी रन करूँ ना तो मेरे पास जो क्यूरी बॉक्स है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे, वो हाइड ना हो मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटेन क्यूरी बॉक्स पर चेक लगा दूं। रिटेन क्यूरी बॉक्स में मैंने यहाँ पर आकर चेक लगा दिया। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी और नाम से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, पहले मैंने किया था ABC123 के नाम से, इस दफा मैं क्या करता हूँ DB_ ऑफिस के नाम से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा DB_ ऑफिस और जैसे ही यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ या गो पर आकर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, क्यूरी रन हो चुकी है, क्यूरी बॉक्स मेरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस मेरे पास क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरे पास DB_ ऑफिस के नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पर नजर आ रहा है DB_ ऑफिस। देखिए यहाँ पर अब मेरे पास क्या हुआ, DB_ ऑफिस के नाम से मेरे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको क्लिक करके इस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, मुझे उसने वहां पर भेज दिया जहां से मैं अपने सारे टेबल्स को क्रिएट कर सकता हूँ डिजाइनर के थ्रू, UI के थ्रू। तो यहाँ पर अभी देखिए मुझे मैसेज क्या शो करवा रहा है, नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपने डेटाबेस तो बना लिया, अब डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर लिया या कौन सा डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अभी करंट डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, DB_ ऑफिस। ये मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए डेटाबेस का नाम आ रहा है,
करंट जो डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया ना वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे कोई भी टेबल अगर क्रिएट करना होगा, अभी क्योंकि मैंने क्या आप लोगों को बताया कि मैं क्वेरी के थ्रू सारे टेबल्स को क्रिएट करूंगा, डिजाइनर के थ्रू भी मैं यहाँ पर अपने टेबल्स वगैरह को क्रिएट नहीं करूंगा। फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट किया है, टेबल्स वगैरह मैंने अपने यहाँ पर अभी कोई क्रिएट नहीं किए हुए, ठीक है। तो इस क्यूरी के थ्रू मैंने क्या कर दिया, अपना कोई भी डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया। अब मुझे क्या करना था कि नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस, इसका क्या मतलब हो कि मैंने डेटाबेस को बना लिया लेकिन उस नाम से कोई टेबल अभी तक क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएटिंग मायस्क्यूएल टेबल। अब मैं टेबल्स को क्रिएट करूंगा कैसे? अब टेबल्स का जब भी आप लोग नाम सुनेंगे तो आप लोगों के ध्यान में क्या आता है, एक टेबुलर फॉर्म आती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, रॉज होती है और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रॉज और कॉलम्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रिएट मायस्क्यूएल टेबल्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी क्यूरी है, पहले मैं क्या लिख रहा था, क्रिएट के साथ डेटाबेस लिख रहा था। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आकर क्या कर दिया, क्रिएट टेबल, और हमारे पास जो टेबल का नाम था वो मेरे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम क्या हो सकता है, कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने किस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने स्पेस नहीं देना, और उसके अलावा आपने टोटली नंबर से वो नहीं बनाना, मतलब डिजिट्स नहीं होने चाहिए सारे, डॉट नहीं होना चाहिए, और बैकवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में नंबर हो सकता है, एंड में नंबर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रूल क्या है स्पेसिफाई, अपर केस हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्रिएट टेबल का कीवर्ड आ गया, दोनों मेरे पास कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास टेबल का नाम, कोई भी यूजर रख सकता है टेबल का नाम, बस नेम इन कन्वेंशन का ध्यान रखना है जो हमारे पास स्पेसिफाई की हुई है मायस्क्यूएल ने। उसके बाद मैंने देखे राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलम का नाम और कॉलम की टाइप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या हो सकता है, सेम नेम इन कन्वेंशन वहां पर इंप्लीमेंट होगी जो हमारे पास डेटाबेस के और टेबल के नाम में बता दी गई है, बिल्कुल सेम रूल हमारे पास कॉलम के नाम में भी होंगे, ठीक है। कॉलम का नाम सबसे पहले, और कॉलम की टाइप। अब कॉलम की टाइप का क्या मतलब है, देखिए सबसे अगर फॉर एग्जांपल, चले पहले आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरे, फिर देखिए कॉलम टाइप के बाद मैंने कॉमा दिया हुआ है, सेमी कॉलन नहीं दिया हुआ, कॉमा दिया हुआ है, सेपरेट किया है कॉमा से, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, फिर मैंने कॉलम का नाम दिया, फिर उसकी टाइप दी, फिर मैंने कॉमा दिया, और लास्ट वाला जो मैंने कॉलम का नाम देके टाइप दिया ना उसके बाद मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। अगर आप लोग कॉमा लगा देंगे तो आप लोगों के पास एरर आएगा, क्योंकि मायस्क्यूएल को ये लगेगा कि आप लोग अभी आप लोग जो टेबल बना रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट है। जैसे आप लोग कॉमा लगाएंगे तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग एक और कॉलम का नाम स्पेसिफाई या डिफाइन करने वाले हैं। लास्ट वाली फील्ड में कभी भी कॉमा आप लोगों ने नहीं लगाना। फिर देखिए लेफ्ट राइट साइड पर जो देखें एक प्रॉपर टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, एम्प्लॉय। फिर मैंने देखे यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है, आईडी, और आईडी के साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट। मतलब इस कॉलम की जो टाइप है मेरे पास, मतलब कॉलम की टाइप का क्या मतलब है कि इस कॉलम में किस टाइप का डेटा यूजर से मैं चाह रहा हूँ कि वो स्टोर करे। तो यहाँ पर इंट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी डिजिट, मैं यूजर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी यूजर इसमें आकर डिजिट इंसर्ट करे। जैसे हमारे पास डेटा टाइप पढ़ी थी हमने जावास्क्रिप्ट, इंटीजर पढ़ी थी, इंट पढ़ी थी, नंबर थी, और हमारे पास क्या थी, स्ट्रिंग थी, बुलियन थी, अनडिफाइंड थी। तो यहाँ पर मेरे पास अभी फिलहाल कौन कौन सी डेटा टाइप पर देखते हैं, इंट देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले कॉलम का नाम दिया इंट। अच्छा, कॉलम के नाम में भी आप लोगों ने वही नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है जो बाकी सब में आप लोगों ने रखा है। उसके बाद मैंने कॉलम की टाइप दे दी इंट, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यूजर इसमें नंबर स्टोर करे, क्योंकि मुझे पता है कि इंट आईडी मेरे पास क्या होती है, नंबर फॉर्म में होती है, इंटीजर फॉर्म में होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि इस कॉलम में जो जिस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है वो मेरे पास एक नंबर की फॉर्म में होगा, वो मेरे पास एक इंटीजर की फॉर्म में होगा। फिर मैंने कॉमा देकर नेक्स्ट कॉलम पर आ गया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा कॉलम का नाम नेम, और उसके बाद मैंने स्पेस देकर लिखा वार्चार, और वार्चार के बाद मैंने एक राउंड ब्रैकेट्स लगाकर लिख दिया 50। 50 का क्या मतलब हुआ, नहीं, मैंने कॉलम का नाम लिखा नेम, मैंने स्पेस देके उसकी टाइप बताई, और टाइप में मैंने वहां पर आकर लिख दिया उनके राउंड ब्रैकेट्स में वार्चार के 50। इसका ये मतलब हुआ कि इतने कैरेक्टर्स का डेटा इसमें मैं स्टोर करवा सकता हूँ। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो यूजर का नाम होने वाला है 50 कैरेक्टर ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप क्या ले रहे हैं यूजर से, अगर आप फॉर एग्जांपल उसका फोन नंबर ले रहे हैं, या यूजर से फॉर एग्जांपल आप उसका नाम ले रहे हैं या ईमेल ले रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि यूजर का जो नाम होगा मैक्सिमम 30 कैरेक्टर तक जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, फिर भी आपने क्या कर दिया, उसको और थोड़ी सी लिमिटेशन बढ़ा के 50 तक कर दी, ठीक है, लिमिट बढ़ा के। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, व्हाट नेम में दे दी वाट्सर देकर क्या कर दिया 1000 कैरेक्टर्स दे दी 1000 कैरेक्टर्स आप लोगों ने दे दिए, तो मेरे पास बेशक नाम 10 वर्ड्स का है,
20 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का है, लेकिन स्पेस वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1000 का। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरी डेटाबेस की जो मेमोरी थी वो क्या हो गई, मैंने खुद से क्या कर दी, फुल कर, ठीक है, फिल कर दिया मैंने इसको खुद से। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ पर दिया एज। अब एज मुझे पता है कि क्या हो सकती है, कैरेक्टर में नहीं हो सकती, अल्फाबेट में नहीं हो सकती, नंबर में हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसका दे दिया इंट। अच्छा, यहाँ पर जो इंट मैं दे रहा हूँ ना, वो मेरे पास क्या है, मैक्सिमम 11 कैरेक्टर्स यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। इसकी जो लेंथ होती है ना, 11 कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने टेबल में देखा था कि किस तरह के टेबल हम बना, सॉरी, डेटाबेस में देखा था कि हम कौन कौन से किस टाइप के डेटाबेस उसके नाम असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, क्रिएट टेबल। और मैंने टेबल का नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पर, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपर केस में। फिर मैंने यहाँ पर रखा सेकंड पे लोअर केस। फिर देखिए मेरे पास एंड में डिजिट आ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में डिजिट आ रहे हैं। और लास्ट हमारे पास टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टीबी अंडरस्कोर मैंने क्या रखा था, अपने डेटाबेस का नाम, और यहाँ पर मैंने उसकी टेबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज किया, टीबीएल। अब टीबीएल से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास ये क्या है, टेबल है। टीबी से मुझे क्या पता चल जाता है, वो क्या है मेरे पास एक डेटाबेस है। ठीक है, तो इसी क्यूरी को यूज करके क्या करते हैं, अभी एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने डेटाबेस में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना टेबल क्रिएट करनी है। अब जो टेबल क्रिएट करना है मुझे, वो भी क्यूरी के थ्रू करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल पर आ जाता हूँ, क्यूरी को मुझे लिखनी है अपने क्यूरी बॉक्स पर। तो यहाँ पर मेरा क्यूरी बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले कौन सी कमांड, क्रिएट, और उसके बाद टेबल, क्रिएट टेबल, और स्पेस देके मैं यहाँ पर दूंगा अपने टेबल का नाम। यहाँ पर मैं अपने टेबल का नाम क्या कर देता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से मैंने क्या कर दिया, अपने टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, नाम मैंने यहाँ तक दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना था, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को पीपीटी दोबारा, तो यहाँ पर देखें। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगाना है इसके राउंड ब्रैकेट्स, और उन राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान मुझे कॉलम के नाम और उसकी टाइप डिफाइन करनी है। यहाँ पर मैं आ गया नेक्स्ट लाइन पर, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस ये आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी दे दें। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस, वैसे इसमें कोई एरर आता नहीं है जावास्क्रिप्ट की तरह, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप इस पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने कॉलम का नाम देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कॉलम का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी। मैंने कहा मेरे कॉलम का नाम क्या होगा, आईडी। और मैंने कहा उस कॉलम की टाइप मेरे पास क्या होगी, मैंने कह दी इंट। मैंने कहा इसमें इंटीजर टाइप का डेटा मेरे पास स्टोर होने वाला है, नंबर टाइप का, डिजिट टाइप का, तो मैंने उसकी टाइप कर रखी इंट, इंटीजर की शॉर्ट यूज कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, और यहाँ पर मैंने मुझे क्या दिया, मैंने यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय की आईडी ले ली। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्प्लॉय का नाम ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम रख दिया नेम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसकी टाइप में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर वार्चार। वार्चार कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, वार्चार। और मुझे इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी, इसमें कितने कैरेक्टर्स का डेटा मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने इसकी लेंथ दे दी। अच्छा, मैं 20, 30, 40, 55, 23, 17, 13 जितनी मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ। ठीक है, कोई भी काउंट में यहाँ पर दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कह दिया 50। ठीक है, फिर मुझे एक थर्ड कॉलम भी चाहिए डेटाबेस में, सॉरी टेबल में। फिर मैंने यहाँ पर कॉलम लगाया, कॉमा लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक थर्ड कॉलम का नाम लिख दिया यहाँ पर, क्या, एज। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरे कॉलम का नाम होगा एज, और उसमें भी मेरे पास क्या होगा, डिजिट्स होंगे, सारे नंबर होंगे। तो मैं इसकी टाइप क्या रखूंगा, इंट। मैंने यहाँ पर आकर रख दिया इंट। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर, मैंने कहा मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे तीन वो चाहिए, कॉलम चाहिए। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंड में आके भी कॉमा लगा देता हूँ, तो देखिए मेरे पास एरर आना शुरू हो गया। अब एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि मेरे पास टेबल मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो यूजर होगा, जो डेवलपर होगा, वो एक और क्या करेगा, कॉलम का नाम भी असाइन करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, यहीं पर अपने सिर्फ 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ से लास्ट वाली फील्ड में से कॉमा यहाँ पर मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस क्यूरी को, इस कमांड को मुझे एग्जीक्यूट करना है, इस कमांड को मुझे रन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, या तो गो पे क्लिक कर दूं, या तो मैं शॉर्ट की क्या प्रेस करूं, कंट्रोल एंटर। मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने क्यूरी बॉक्स को रिटेन कर लेता हूँ। ठीक है, या इसके बगैर करके दिखाता हूँ। पहले गो पे मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्यूरी मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, सक्सेसफुल रन हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास डीबी अंडरस्कोर ऑफिस के डेटाबेस में मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय के नाम। ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोग जब भी टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं,
ठीक है। अगर तो आपने कोई डेटाबेस सेलेक्ट किया हुआ होगा तभी आपके पास टेबल क्रिएट होगा, अदरवाइज कोई भी टेबल आपका डेटाबेस में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसको टेबल को ये नहीं पता होगा कि कौन से डेटाबेस में जाकर के डेटाबेस सेलेक्ट करना। ठीक है। और अगर जिस भी डेटाबेस में आप लोग टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, सबसे पहली शर्त आपकी है कि वो आपने डेटाबेस सेलेक्ट करना है। ठीक है। और जो डेटाबेस आपने सेलेक्ट करना है, कैसे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए जो डेटाबेस का नाम आ रहा होगा ना, वो होगा आपके पास सेलेक्ट हुआ होगा। करंट डेटाबेस जो एक्टिव डेटाबेस होगा वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने इस डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर में गया तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करेगा, सिर्फ जो टेबल बना है मेरे पास एक एम्प्लॉय के नाम का बना हुआ है। अगर मैं इस एम्प्लॉय के टेबल पे क्लिक कर दूं तो यहाँ देखिए मेरे पास कॉलम के नाम आ गए, आईडी, नेम और एज। ठीक है। और अगर ये तो मेरे पास टेबल का फॉर्मेट था, स्ट्रक्चर था। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाकर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉलम का नाम क्या आ रहा है, आईडी, उसमें टाइप क्या है, इंट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंट की लेंथ कितनी होती है 11, तो उसमें 11 लिखा नजर आ रहा है। फिर देखिए नेम आ गया, फिर वाचर आ गया, फिर एज आ गई और इंट आ गया उसमें। ठीक है। उसमें क्योंकि मैंने इंट दिया था। अगे नल क्या है, डिफॉल्ट क्या है, कमेंट, एक्स्ट्रा और इस पे एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहीं तक रहते हैं, नेम तक रहे और टाइप तक रहे। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू किसी को? ठीक है। मैं वापस क्या करता हूँ, अपने इस डीबी ऑफिस को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैं डीपी ऑफिस को सेलेक्ट करके अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, दोबारा अपने एसक्यूएल पर आता हूँ। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहली जो मैंने कहा मेरे पास जो डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या आरडीबीएमएस का जो फंक्शन होता है मेन, वो होता क्या है, सबसे पहले डेटा को स्टोर करना। ठीक है। अभी डेटा को स्टोर मैंने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन टेबल मैंने बना लिया है ताकि मैं उसमें डेटा को स्टोर कर सकूं। ठीक है। लेकिन स्टोर करने से पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास उसमें डेटा कितना स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर मैं जो एक कमांड यूज करूंगा, मतलब मैं अपने सारा डेटा देखना चाह रहा हूँ, अपने सारे डेटा को फेच करना चाह रहा हूँ, अपने सारे डेटा को रिट्रीव करना चाह रहा हूँ। रिट्रीव बोलूं, फेच बोलूं या एक्सेस बोलूं, मेरे पास बात एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं कमांड यूज करूंगा, मैं सारा डेटा देखना चाह रहा हूं तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर लिखा स्टैटिक, और किस टेबल से मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ लाकर, नाम क्या था टेबल का, एम्प्लॉय। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए सजेशन मेरे पास आ रही है टेबल की, मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टैटिक का मतलब क्या था मेरे पास, ऑल। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब होता है सारा डेटा। जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर वहां पर सबको ओवरऑल टारगेट करता था ना, तो ये यहाँ पर भी हमारे पास जो स्टैटिक है वो ओवरऑल उसको टेबल को टारगेट करेगा। मैंने कहा सारा डेटा सेलेक्ट करके ले आओ, कौन से टेबल से, इसका नाम मेरे पास टेबल का क्या है, एम्प्लॉय। अब मैं जब इसकी पूरी को कंट्रोल एंटर प्रेस करके रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास उस कॉलम के सिर्फ वो नाम लेकर आया। सिर्फ नाम क्यों लेकर आ गया, क्योंकि मैंने अभी कोई भी डेटा उसमें स्टोर यहाँ पर नहीं करवाया था। ठीक है। तो इस क्यूरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आज हमने क्या देखा कि डेटाबेस को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या क्या होंगे, कौन कौन से रूल हम फॉलो करेंगे उसके डेटाबेस और उसके कंपोनेंट्स को नाम रखने के लिए, केस सेंसिटिव हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है। और हमारे पास क्या है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ उसके नाम वगैरह कैसे असाइन कर सकते हैं, इसी के साथ टेबल को और उसकी टाइप को, उसके कॉलम के नाम को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं।